सहारा के बाद आज भी पैसा नहीं है तो हाथ खड़ा करके मना करे ना कि मेरे पास पैसे नहीं है। सरकार उन सहारा की जितनी प्रॉपर्टी है सीज करे। मेरा 37 लाख रुपए है, सहारा के पास अगर नहीं है तो सहारा का नोएडा के अंदर में सहारा प्रेस ऑफिस है। 37 लाख का ब्याज लगा के जो भी बनता है उतने रुपए मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं कागज लेके पहुंच जाता हूं। वहां रीजन जोन ऑफिस है, कुछ नहीं करे, हमें पैसे भी नहीं चाहिए। जोन ऑफिस में 37 लाख रुपए का जितना प्रॉपर्टी बनता है उतना ही प्रॉपर्टी मेरे नाम से रजिस्ट्री कर दे। सहारा ने लिख करके भी सुने हैं कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये लिख करके दिया सहारा के एजेंट हमारे एम्प्लॉय नहीं है। वो दिखाने का, खून चूसने का परिवार है। मुखिया ने खून चूसा है, उसी प्रकार से भारत सरकार 13 करोड़ जमा करता है, खून चूस रही है 14 महीने के अंदर। मार्च से आप जून जोड़ लीजिएगा। 28 मार्च को अमित शाह जी ने घोषणा किया था, गृह मंत्री जी ने, कि हम पोर्टल के माध्यम से पेमेंट करेंगे। उससे ज्यादा भरवा भारत सरकार ने लाइसेंस दिया, सहकारिता मंत्री ने लाइसेंस दिया, उससे वो ज्यादा खून चूस रही है। दोषी हम सारे लोग इसलिए थे कि अभिभावक जो मानता था, जो कहता था कि हमारे 12 लाख परिवार है, उस परिवार में सारे लोग फंस गए। जो जाल बिछाया वो जाल में सारे लोग फंस गए। तो ये मानते हैं कि सहारा के एजेंट सहारा प्रबंधन तंत्र की जाल में फंस गए। ये सारे एजेंट मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सहारा के पीड़ित एजेंटों के साथ सहारा की कंपनी ने अन्याय किया। साहब, सहारा तो कह रही है कि हमारी ऑफिसें बंद हैं, हमको खोल दिया जाए, हम पेमेंट करेंगे। तो सर सरकार कहाँ ऑफिस बंद कर रखी है? जितने दिल्ली के अंदर में फ्रेंचाइजी ऑफिस है 90% बंद हो गया। और वो भी फ्रेंचाइजी ऑफिस कौन बंद हुआ? लॉकडाउन के अंदर में ब्रांच मैनेजरों ने इतना बेवकूफ बनाया, अपना पैसा करोड़ों रुपया निकाल लिया। जो वहां के सीनियर है, सीनियर को भनक तक नहीं लगा। नहीं, लेकिन 24,000 करोड़ रुपए, चूंकि मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं, 24,000 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिया सरकार को कि बांट दो 10,000 करोड़, 10,000 रुपए। बाकी पैसा सहारा ने भी जमा किया था सेबी में। अब सेबी कह रही है, ये सहारा कह रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है, 24,000 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो समेत हमको वापस कर दीजिए और हम पैसा बांटेंगे देश के निवेशकों का। और सहारा कह रही है कि सेबी कह रही है कि 58,000 करोड़ रुपए सूद ब्याज समेत हमको दे दीजिए, हमारे इतने दिन का। तो वो ब्याज लेना चाहती है, ऊपर से वो ब्याज ले, इसमें तो पिसता जा रहा है जमा करता है। सर इसमें एकदम जमा करता पिस रहा है। अगर सहारा के पास पैसे नहीं हैं तो सहारा के जो डायरेक्टर अभी जो संभाल रहे हैं ओपी श्रीवास्तव जी, उन्होंने तो अपने बच्चों को इन्होंने भी साइड कर दिया। जैसे सहारा श्री जी ऊपर चले गए, अपने बच्चे को साइड कर दिया क्योंकि उसको सेटल कर दिया, उनको कोई टेंशन नहीं है सहारा से। अगर सहारा के बाद आज भी पैसा नहीं है तो हाथ खड़ा करके मना करे ना कि मेरे पास पैसे नहीं है। सरकार उन सहारा की जितनी प्रॉपर्टी है सीज करे। मेरा 37 लाख रुपए है, सहारा के पास अगर नहीं है तो सहारा का नोएडा के अंदर में सहारा प्रेस ऑफिस है। 37 लाख का ब्याज लगा के जो भी बनता है उतने रुपए मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं कागज लेके पहुंच जाता हूं। वहां रीजन जोन ऑफिस है, कुछ नहीं करे, हमें पैसे भी नहीं चाहिए। जोन ऑफिस में 37 लाख रुपए का जितना प्रॉपर्टी बनता है उतना ही प्रॉपर्टी मेरे नाम से रजिस्ट्री कर दे। सिंपल सा तरीका नहीं है ना प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी आज उन्होंने हॉस्पिटल बेच दिया, मैक्स के पास गया, क्यों भाई? लेकिन यही मैक्स जो हॉस्पिटल है, जितने भी दिल्ली में बैठे हुए कार्यकर्ता हैं उन्हें नहीं पता होगा। यही कहा जाता था कि सहारा की हॉस्पिटल है, यहाँ सारी चीज़ फ्री हैं। हम लोगों को तब पता चला कि जब उस पर 90% 80% जो है लोन हो रखा है, एम्बार्गो भी लगा हुआ है, लोन भी हो रखा है, प्रॉपर्टी भी सेल आउट हो रहा है, कस्टमर को पेमेंट भी नहीं मिल रहा है, एजेंट से कलेक्शन भी करवाया गया लॉकडाउन में। ब्रांच मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर की बेटी की अगर शादी होती है तो उनके लिए संस्था जो है हेडक्वार्टर वो पेमेंट भेज दे रही है। लेकिन हमारे जैसे के घर में बहन बेटी की शादी है या बच्चों की फीस देना है तो उसके लिए पेमेंट नहीं, उसके लिए रूल है कि जब डिपार्टमेंट वहां से भेजेगा तब रूल है हम लोगों के लिए। लेकिन जो जोनल बैठा हुआ नोएडा में है उसकी अगर बेटी की शादी है तो 10, 20, 50 करोड़ रुपया उसके लिए तुरंत है।
तो हम लोग कौन हैं जो 18 साल डिपार्टमेंट में दिया, आज सहारा की वजूद नहीं होती। हम लोगों ने काम किया। लेकिन सहारा तो आपको अपना साथ मतलब एक अंग मानती ही नहीं। सहारा ने लिख करके भी सुने हैं कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये लिख करके दिया सहारा के एजेंट हमारे एम्प्लॉय नहीं है। एकदम ठीक है सर, अगर हम एम्प्लॉय नहीं हैं तो जाहिर सी बात है ना तो मेरा वहाँ कोड इशू हुआ होगा, ना मेरा कोई वहाँ आई कार्ड बना होगा, ना हमारा पीएफ एफएफ कटा होगा, ना हमारा जो कमीशन मिल रहा होगा उसका वाउचर छपा होगा। अगर हम कुछ नहीं है तो हमारे नाम का तो कंपनी के पास कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या आप सहारा कंपनी के आप जो कार्यकर्ता है जो एम्प्लॉय मानते हैं अपने आप? एकदम मानते हैं। अगर कार्यकर्ता नहीं होता तो आज जितने नीचे से ऊपर तक जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, क्या उनका घर चल रहा होता? वो भी आज रोड पे होते। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जो अपने आप को तानाशाह मान रखें कि हम नहीं देंगे। आज भी बहुत सारे ब्रांच में आज फंड भेज दे हमारे ऑफिस में पेमेंट तुरंत निकलेगा, लेकिन वही सहारा के अफसर कह रहा है कि नहीं सरकार ने लॉक कर रखा है। सरकार ने कहाँ लॉक कर रखा है भाई, बताओ ना। आज सहारा के जो अफसर हैं वो ये कह रहा है कलेक्शन क्यों लाए भाई? कलेक्शन जिसका टाइम पूरा हो गया उसको पैसे दो ना ब्याज लगा के। नहीं, सहारा तो ये कह रही है, सहारा तो ये कह रही है कि आप पैसा ले आइए, पेमेंट ले जाइए। तो सर दे ना, हम तो ले जाने के लिए तैयार हैं। सहारा करिए, आप व्यवसाय करिए और पेमेंट लेके जाइए। व्यवसाय कैसे करें? आप जिस कस्टमर का खाते का टाइम पूरा हो गया आप उसको पैसे नहीं दोगे, उसके घर में शादी है, ब्याह है, कोई मर रहा है, वो उस पैसे को यूज नहीं करेगा तो कहां से लाएं? यही बात तो सरकार से भी कोर्ट से भी सहारा कह रही है कि हमको हमारी लाइसेंस जो है बहाल कर दिए जाए, हमको काम करने दिए जाए, हम देश के निवेशकों का पैसा दे देंगे। दो बातें हो रही हैं कि इधर सहारा कह रही है कि हमारे वर्कर नहीं है, यही बात आप कह रहे हैं ना। मैं उसका नहीं कंपनी कह रही एफिडेविट लगा के सुप्रीम हाई कोर्ट में कही है, एफिडेविट लगा के हाई कोर्ट में सहारा के लोगों ने एफिडेविट लगाया कि हमारे राय जब जिंदा थे उनके द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये एफिडेविट लगाए गए थे कि ये हमारे कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है। देखिए इस बात का हम प्रमाण उनको इसलिए देंगे कि जो 1995 से लेकर के जो लोगों ने लड़ा है 2017 तक टीडीएस काटा गया है, तो टीडीएस हमारी इनकम क्या थी? सारा इंडिया ने हमको पेमेंट किया, हमारा टीडीएस का उसका टैक्स हमने भारत सरकार को दिया। ये हमारे पास प्रमाण है, ये हम प्रमाण पेश करेंगे। लेकिन वो तो इस बात वो कब तक कहेगी? लेकिन वो तो इस बात को कह रही है ना सर, ये कंपनी ये बात कह रही है कि वो हमारे यहाँ कमीशन के एजेंट थे, तो उनको टीडीएस और उनको एफएफ उनको मुझे लगता है कि उनका कमीशन वो किस आधार पे वो आपके यहाँ मानक के रूप में दे रही थी आपको? तो वो कंपनी किस बेस पे कह रही है कि 12 लाख हमारे कर्मचारी हैं? प्रमाण साबित करें ना। नहीं कह रही, एजेंट नहीं कहा उन्होंने, परिवार के मेंबर हैं, परिवार के सदस्य हैं। देखिए दो बातों का फर्क है। सहारा इंडिया परिवार का यूज करता था। सहारा परिवार आखिरकार कौन? आखिरकार परिवार वो जिसको आपने आजीविका चलाने के लिए श्रमिक पारिश दिया, जिसके आपने 10% टीडीएस काटा, उन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न करके जो लायबिलिटी बनी वो भारत सरकार को टैक्स के माध्यम से दिया, जो बनी वो वापस लिया। वो प्रमाण है, वो प्रमाण साबित किया जाएगा। जो फंड हमारा 10% काटा, जो लोग भूकंप में लोग बने थे वो हमारे पैसे से पैसा 10 रुपए 20 रुपए 200 रुपए 500 रुपए काटा, वो प्रमाण है। आप उनके परिवार का अंग मानते हैं। सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग जब आप ही के परिवार में हार्ट अटैक हो जाता है तो आपके घर पे नहीं जाते, ये कैसा परिवार? वो परिवार नहीं है, वो दिखाने का, खून चूसने का परिवार है। मुखिया ने खून चूसा है, उसी प्रकार से भारत सरकार 13 करोड़ जमा करता है, खून चूस रही है 14 महीने के अंदर। मार्च से आप जोड़ लीजिएगा, 28 मार्च को अमित शाह जी ने घोषणा किया था, गृह मंत्री जी ने, कि हम पोर्टल के माध्यम से पेमेंट करेंगे। उससे ज्यादा भारत सरकार ने लाइसेंस दिया, सहकारिता मंत्री ने लाइसेंस दिया, उससे वो ज्यादा खून चूस रही है नहीं गरीब जनता का। एक बात बताइए कि जिस सहारा प्रबंधन तंत्र ने आपसे 22 साल 32 साल 18 साल सेवाएं ली, आप उनसे डायरेक्ट पैसे मांगने की हिमाकत नहीं कर रहे हैं, और जिस जो 5 साल 10 साल सत्ता में आई है उससे आप कह रहे हैं कि पहले पैसा दीजिए। आपने 12 साल सेवाएं दी तो आप सहारा प्रबंधन तंत्र से कितना मांगे? देखिए हमारा अधिकार बनता है कि हम अपने मुखिया अभिभावक से मांगे। हमने अपने अभिभावक से जो परिवार, आपका कौन
कौन? जो परिवार चलाता है, अभिभावक आपका कौन? सुब्रत राय, सपना राय, ओपी श्रीवास्तव। आपने 12-32 साल क्यों नहीं मांगा? क्यों? और जो 2012 से लेके 2024 के बीच में एक साथ 5 लाख लोग, 1 लाख लोग, 12 लाख कार्यकर्ता कहे जाते थे, सहारा के प्रबंधन तंत्र की ऑफिसों को क्यों नहीं घेरा? क्यों नहीं उनके सहारा शहर जाकर के, उनकी ऑफिस पे जाकर के ये कहा कि मैं तुम्हारा अधिकार काम करने वाला वर्कर हूं, काम कर्मचारी हूं, मैं तिल तिल मर रहा हूं, मेरे साथ ये घटनाएं हो रही? आखिर आपने मांगा क्यों नहीं? आप गए क्यों नहीं? देखिए, जब छोटा बच्चा होता है, जब रोता है तो कोई मिठाई खिला करके और टॉफी दे करके उसको बहला लेता है और समझा लेता है। उन्होंने वो काम सारा परिवार ने किया, लेकिन हम लोग 32 साल देने के बाद 58 साल की उम्र हो गई, लगभग 42 साल से लेके 60 साल आप टॉफी खाते हुए बच्चे हैं, दूध पीते हुए बच्चे हैं कि वो आपको आपके किए गए कार्यों का पैसा जो आप अपनी जमा पूंजी के लिए रखे थे, साथ ही साथ अपने निवेशकों का भी पैसा ले जाके वहीं लगा है, और आप ये कह रहे हैं कि टॉफी खा ले बलगरा ले गई। सहारा प्रबंधन तंत्र के चंद लोग मिलकर के 12 लाख कार्यकर्ताओं, उनके परिवार के लोग को बलगरा रहे। ये तो कहीं ना कहीं 12 लाख कार्यकर्ताओं की उदासीनता न कहलाती है? नहीं, उदासीनता इसलिए नहीं कहलाती, उसका कारण है, बता दूं आपको, कि जो लोग बढ़कर काम वहां कर रहे थे, उनको कुछ मिल रहा था, उनको ये लग रहा था कि राम का पैसा आया श्याम को दिया, श्याम का पैसा आया हनुमान को दिया, हनुमान का पैसा आया लक्ष्मण को दिया, लक्ष्मण का पैसा आया सीता को दिया। लेकिन बात क्या थी, सुनिए, एक बात सुनिए, पैसा जो आया तो उनको सारे 12 लाख लोगों को ये लग रहा था कि पेमेंट हो रहा है। जब पेमेंट 2016 से जब नोटबंदी हुई तो उन्होंने करोड़ों नोट पे पैसा लिया, दूसरे की एफडी को पैसा नोट में कन्वर्ट किया, दूसरे के नाम एफडी कर दी। तब फर्जीवाड़ा समझ में आया, तब हम लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया। आंदोलन मतलब संगठन नहीं बना था, हम अपनी ब्रांच में लड़ रहे थे। विवेक अग्रवाल साहब जो थे आईएएस अफसर सीआरसी में, तब हम लोगों ने दावा पेश किया। तो उन्होंने 2017 में हमको पेमेंट किया, 2018 में किया, 2019 में किया, 2021 में किया। जब 2021 में कोरोना लगा, उसके बाद अगस्त तक पेमेंट हुआ। जब हम लोग उतर गए, संगठन के साथ जुड़े, तब लोगों की आंखें खुली और लोग परेशान हुए। तब आपके साथ जुड़ना हुआ संगठन के साथ। कई संगठन इसमें से बिखर गए, कई संगठनों ने अपने संगठन बना लिया और लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। दोषी हम सारे लोग इसलिए थे कि अभिभावक जो मानता था, जो कहता था कि हमारे 12 लाख परिवार है, उस परिवार में सारे लोग फंस गए। जो जाल बिछाया वो जाल में सारे लोग फंस गए। तो ये मानते हैं कि सहारा के एजेंट सहारा प्रबंधन तंत्र की जाल में फंस गए? ये सारे एजेंट मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सहारा के पीड़ित एजेंटों के साथ सहारा की कंपनी ने अन्याय किया। तो चूंकि मैंने आपसे बीच में इस नाते लिया था कि आपकी भूमिका, क्योंकि हम ये बात देश के लोगों को बताना चाहते थे, क्योंकि हम अगर किसी दूसरे से ये बात रखते, उन लोगों से बात रखते जो लोग हमारे लिए अननोन पर्सन है, उनको समझाने जाते, तो हो सकता है वो प्रभाव उनके ऊपर ना जाता, वो आक्रोशित होते और एक विचारधाराएं मेल ना खाने पे विवाद की स्थिति पैदा होती। इस नाते ये प्रयोग हमने अपने संगठन के पदाधिकारियों के ऊपर ही कर दिया। ये एजेंट थे जिन्होंने इतनी दिन तक की सेवाएं दी, आज इनके हाथ में क्या आया? जीरो, कुछ नहीं। एक जीवन के अंतिम पड़ाव पे मुझे लगता है कि 58 साल जब इनके बच्चे की शादी और शहरे इनके परिवार के लोगों को देखना हो, जिनके 3 करोड़ रुपए से ज्यादा मेहनत किया अपने निवेशक, अपने एजेंटों की देनदारी के साथ, तो एक अपने परिवार के लोगों की शादियों के लिए पैसे का इंतजाम इनको विषम हालात में कैसे करते होंगे, शायद इनका दिल जानता होगा। 42 साल से 45 साल की उम्र, जब एक सेटल जीवन जीना है, जब अपने बच्चों को एक रास्ते का, जिसका शब्द साख सहारा प्रबंधन तंत्र ने दिखाया था और हाईटेक दुनिया दिखा देती कि देश के करीब लोग भी हवाई जहाज से चलने का मादा रख सकते हैं, अपने एजेंटों से इस तरीके से काम करवाया, ये बात कह के कि आप एकदम हाईटेक जीवन जीने के लिए होंगे। ये सहारा आपको दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनाकर पेश कर सकती है। आज वो सड़कों पे भीख मांगने के कगार पे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और उनकी सुधि लेने वाला उनका अधिकारी नहीं है। ये बात मैंने सिर्फ इस नाते चर्चाओं के दौर में इस बात को आगे बढ़ाया क्योंकि हम तार्किक ढंग से आपको इस बात को समझाना चाहते हैं कि देश के 12 लाख कार्यकर्ताओं के साथ आखिर हो क्या रहा है।
और फिर भी हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। हम तो अपना दायित्व तो निभा रहे हैं, क्योंकि मेरा खुद का पैसा था, एज ए इन्वेस्टर था, मुझे निकल के अपना लेना था, नहीं दे रहा था तो मेरी क्षमता थी कि मैं बस्ती में ही ले लेता, लेकिन मैं अपना ले लेता, फिर देश में एक नई युग क्रांति का निर्माण ना हो पाता। मैं इस नाते आगे आया कि ऐसे भी साथी हैं जो कभी ये दिल्ली बम्बई सिर्फ आते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण के लिए यहाँ जी तोड़ हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, उसमें से पैसे बचा करके देते हैं और उनका पैसा डूब जाता है। इनका डूब जाएगा, इनके जैसे ना जाने कितने का डूब जाएगा। हमने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जिनकी दोनों किडनियां खराब थी और 10,000 रुपए के लिए सहारा प्रबंधन तंत्र के आगे गिड़गिड़ाते हुए लोग दिखाई देते थे। अंततः वो इस दुनिया में कस्टमर नहीं रह गए, जान चली गई और आज भी वो उनके परिवार के लोग वो पैसे नहीं पाए। उनको देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन करोड़ों रुपए सरकारों को देने के लिए, वकीलों को देने के लिए, तमाम और परिस्थितियों में निर्मित करने के लिए, सहारा सेवी के केस में इस मामले को लंबा उलझाए रखने के लिए उन लोगों के पास जी तोड़ जहां दबाव बनता है पुलिस प्रशासन को देने के लिए, पैसे की भरमार होती है, लेकिन गरीब निवेशकों और एजेंटों को उनका हक देने के लिए एक ढेला उनके पास दिखाई नहीं देता और वो पैसा देना नहीं चाहते। तो सिर्फ इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के एक बड़े आंदोलन, बृहद आंदोलन की तैयारी आंदोलन के लोगों ने बनाई थी कि कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं में एक सीमा तक द्वंद्व ना होने पाए, वर्ग संघर्ष ना होने पाए और समय रहते ही कार्यकर्ता जमाकर्ता एक दूसरे के पूरक होकर सरकारों को जवाबदेही बना डालें और इनके ऊपर बड़ा शिकंजा कसा जाए। इस नाते एक आंदोलन किया गया, लेकिन दूसरे चरण में हम सुप्रीम कोर्ट में इस नाते भी जा रहे हैं कि जिस मामले को हमने कभी पक्षकार के रूप में रखा ही नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात जानकारी हो पाए कि वास्तविकता क्या है। जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है या कोई कोर्ट बिना एविडेंस और बिना प्रमाण तथ्यात्मक रूप से आप पे कोई निर्णय नहीं देती, और जब उनके पास जो तथ्यात्मक निर्णय और बातें जाती हैं वो बातें सहारा और सेबी के बीच के विवाद की जाती हैं जो 24,000 करोड़ के इर्द गिर्द घूमती हैं। हम उस 24,000 करोड़ से इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के पैसे अतिरिक्त रखे हों और 24,000 करोड़ रुपए के मामले को सहारा सेबी से उलझा करके इतनी लंबी दूरी तक खींचा जा रहा हो। हम सभी साथियों को इस बात को संज्ञान दिलाना चाहते हैं कि उस 24,000 करोड़ के चक्कर में 3 लाख करोड़ हाथ से चले जा रहे हैं और हम अपनी वैधानिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत ना कर पाने के कारण हमको न्याय नहीं मिल पा रहा। तो हमको वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा जो तथ्यात्मक बात है जिसके नाते हम उलझे हैं, सेबी, सरकार और सहारा प्रबंधन तंत्र को उस संबंधित पीआईएल के पक्षकार के रूप में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के सामने आकर के जवाब देना पड़े कि बताओ देश के निवेशकों का पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। इनका तथ्य ये है और तुमको सम्मन दिया जाता है कि तीनों पक्ष आकर के इसका जवाब दे, तब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सहारा और सेबी के मामले से हर मामले जोड़ दिए जाने के बाद सेबी के ही मामले को ही प्रमुखता का मामला मान लिया जाता है और उसी से सारे केस अटैच कर दिए जाते हैं। लिहाजा उनके डेट को आगे डेट पे बढ़ाए जाने का प्राविधान या उन पे ही फैसले आकर के उसको अगली डेट और तिथि में परिवर्तित कर देना होता है, जो ये डेट का खेल निरंतर जारी सुब्रत राय जी के पहले भी था और सुब्रत राय के बाद भी। देखिए, दूसरा क्या था, विश्वास में जो लोग फंसे, सुब्रत राय के दोनों बेटी की शादी हुई थी, उसमें सारे राज्य के मुख्यमंत्री उस शादी में सम्मिलित हुए थे और देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पहुंचे थे। उन्होंने ये सहारा के लोगों से कहा था, ये परिवार इतना बड़ा परिवार है, विशालतम परिवार है, और इन्होंने भूकंप पीड़ितों के लिए सहायता दी है, जबकि सहारा इंडिया ने सहायता नहीं दी थी। वर्कर से पैसा कमीशन से काट का, सैलरी से काट के उनको सहायता दी गई थी, जिसमें ढोल बजाया गया था कि सहारा ने पैसा अपने फंड से दिया है।
इसलिए सारे लोग विश्वास में आए और सारा इंडिया में काम किया। सारी गलती है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने उनको संरक्षण दिया है। उस संरक्षण के कारण 13 करोड़ जमा करता और 12 लाख कार्यकर्ता उस जाल में फंस गए।